नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे फर्स्ट ईयर के टॉपिक पे, चित्रकला के पे, कला और मनोविज्ञान यानी आर्ट एंड साइकोलॉजी पे। तो इसके बारे में जिससे पहले तो हमने भी चर्चा करी कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की क्या परिभाषा रही है। तो मनोविज्ञान दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के जो दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी तथा लोगोस से। यानी कि एक तो आत्मा का शास्त्र और आत्मा, एक का तो लोगोस, साइकी का मतलब आत्मा और लोगोस का अर्थ है जैसे इसमें बताया, दोनों से ये मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है। अध्ययन, उसका आत्मा का अध्ययन करना, यानी कि साइकी का मतलब आत्मा और लोगोस का मतलब अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन करना। तो ये इसके जैसे परिभाषा के बारे में हमने अब तक बताया। और उसके बाद फिर इसमें कला और इसमें मनोविज्ञान में क्या समानता रही, इसके बारे में भी विद्वानों से मान के अनुसार क्या रहा और मेयर के अनुसार क्या रहा। अब जैसे हम आगे चर्चा करेंगे कि मन और मस्तिष्क का चेतन अनुभव, यानी कि हमारे जो मन है और जो हमारे मस्तिष्क का जो चेतन है, उसका अनुभव क्या है। तो मनोविज्ञान की भांति कला भी मन और मस्तिष्क का एक चेतन अनुभव है। यानी कि जो कला है वो कहते हैं मनोविज्ञान की भांति, यानी कि साइकोलॉजी की तरह कला भी मन और मस्तिष्क का एक हमारे चेतन अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इसके प्रभाव से मनुष्य अपने अंदर अग्रांकित त्रिशक्तियों के साथ अन्य शक्तियों का भी विकास करता है। अभी जैसे त्रिशक्तियों के बारे में बताया गया है, तो त्रिशक्तियाँ क्या है। तो पहला है कि आत्म विकास, यानी कि कला आदमी के आत्म विकास तथा चरित्र निर्माण में पूर्ण सहयोग करती है। तो ये कहते हैं जैसे कि कला किस तरह से आत्मा का विकास करती है। वो कहते हैं कला आदमी के जो आत्म विकास है, आत्मा का विकास है तथा चरित्र निर्माण में पूर्ण सहयोग करती है। और कला द्वारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास के सिद्धांत को प्राय सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। यानी कला के द्वारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है, उसके सिद्धांत को प्राय सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। कला आत्मा का परिष्कार करती है, उसके विकास से आत्मा में दृढ़ता आती है। तो ये जो कला का कार्य है वो हमारी मन है, हमारी आत्मा है, हमारे विचार है, हमारी जो बुद्धि है, उन सबको वो सुदृढ़ करती है, परिष्कार करती है, आत्मा का परिष्कार करती है और वो आत्मा में दृढ़ता लाती है। ये कला का महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है कला का व्यक्तित्व विकास, यानी कि दूसरा टॉपिक है व्यक्तित्व विकास। तो कला के द्वारा जैसे प्रभाव, कला का प्रभाव जैसे प्रेरणा और शिक्षा की दृष्टि से कला का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। अतः कला के विकास का अर्थ है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि कला के द्वारा, कला के विकास का अर्थ है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास, यानी कि कला एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से उसको एक तरह सभ्य, विकसित और उसको बनाती है। तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है कला के, और कला के द्वारा व्यक्ति अपनी कल्पना, अपने विचार, प्रतिभा तथा अभिव्यक्ति में निखार लाता है। चाहे वो कला उसकी काव्य कला हो, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, साहित्य हो, जो भी है, उससे एक व्यक्तित्व में, उसके पर्सनालिटी में एक विशेषता आती है। उसके जैसे जो उसके व्यक्तित्व में, अभिव्यक्ति में निखार आता है। कला के द्वारा व्यक्ति अपनी कल्पना, विचार, प्रतिभा तथा अभिव्यक्ति में निखार लाता है, और जिससे उसके व्यक्तित्व, यानी कि जिससे उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी खिल उठती है। तीसरा है सामाजिक विकास। तो कला एक सामाजिक प्रक्रिया है। इससे पूर्व जैसे हम चर्चा कर चुके कला और समाज के बारे में, तो कला के बारे में कला समाज का दर्पण होती है। तो यहाँ पे कला एक सामाजिक प्रक्रिया है। कलाकार का सृजन अंततः समाज की संपत्ति बन जाती है। यानी कि कलाकार जो भी अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, तो होती जब तक नहीं करता जब तक तो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी, और जो ही वो चीज़ उसको अभिव्यक्त कर देता है, समाज के सामने व्यक्त कर देता है, उसको प्रस्तुत कर देता है, तो वह एक तरह से समाज की संपत्ति बन जाती है और समाज के लिए वह एक प्रेरणा का कार्य करती है। स्वांत सुखाय किया हुआ कलाकर्म में भी, जैसे मैंने बताया भी, कि स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के आनंद के लिए किया हुआ कलाकर्म, जो भी कला का कार्य है, वह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से समाज के लिए उपयोगी एवं हितकारी होता है। तो अतः कला से समाज,
विकास का महत् कार्य संपन्न होता है। कला के सभी पक्ष हमें मानसिक विकास की ओर ले जाते हैं। यहाँ पे ये विशेष ध्यान देने की बात है कि कला के सभी पक्ष हमें मानसिक विकास की ओर ले जाते हैं। कला का क्षेत्र मनोविज्ञान की भांति विकसित है। वह मनुष्य को स्वयं में चिंतन, आत्म प्रकाशन, निर्णय और तुलना जैसे गुणों को विकसित करने के लिए धरातल प्रदान करता है। यानी कि कला के सभी पक्ष हमें मानसिक विकास की ओर ले जाते हैं तथा कला का क्षेत्र मनोविज्ञान की भांति, यानी मनोविज्ञान के जैसे कला भी की भांति विकसित है। वह मनुष्यों को स्वयं में चिंतन, आत्म प्रकाशन, निर्णय और तुलना जैसे गुणों को विकसित करने के लिए धरातल प्रदान करता है। बौद्धिक विकास कला तथा मनोविज्ञान दोनों का परमावश्यक उद्देश्य है और अनुभव के द्वारा जैसे बुद्धि एवं तर्क का विकास करना मनोविज्ञान का विषय है। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, मतलब कि जैसे बौद्धिक विकास कला तथा मनोविज्ञान, यानी बौद्धिक विकास है, विकास कला तथा मनोविज्ञान दोनों का परमावश्यक उद्देश्य, यानी कि कलाकार और मनोविज्ञान का दोनों का हमारे बौद्धिक विकास का जो कार्य है, एक तरह से उद्देश्य है। और अनुभव के द्वारा बुद्धि एवं तर्क का विकास करना मनोविज्ञान का विषय है। बुद्धि और अनुभव द्वारा श्रेष्ठ कलाकृति का निर्माण कलाकर्म है। यानी कि बुद्धि और मनोविज्ञान, बुद्धि और अनुभव, यानी कि जैसे बुद्धि एवं तर्क का विकास करना मनोविज्ञान का विषय, उसी तरह से बुद्धि और अनुभव द्वारा श्रेष्ठ कलाकृति का निर्माण कला कर्म है। विकास, बौद्धिक विकास मानसिक शक्तियों के विकास पर निर्भर करता है। यानी कि जो बौद्धिक विकास है वो हमारी मानसिक शक्तियों के विकास पर निर्भर करता है। तो मनोविज्ञान भावनाओं की शुद्धि पर बल देता है। यानी कि जो कला वो हमारी बौद्धिक विकास है, हमारी मानसिक शक्तियों का पर निर्भर करता है, उसको सुदृढ़ बनाता है। और मनोविज्ञान है वो हमारी भावनाओं की शुद्धि पर बल देता है। तो कला भी हमारी भावनाओं का शुद्धिकरण करती है। तो इस प्रकार दोनों में आपस एक दूसरे का समावेश रहता है। अब ऐसे मन की 3 स्थितियाँ। अब हमारे मन की क्या स्थितियाँ होती है? ये 3 स्थितियाँ कौन कौन सी है? विश्लेषणों के आधार पर कहा गया है कि मनोविज्ञान आदमी के मन को अग्रांकित 3 स्थितियों में रखता है। अब वो स्थितियाँ कौन कौन सी है? पहला है चेतन मन स्थिति। चेतन मन स्थिति जिसमें हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियों तथा क्रियाओं पर चेतन मन नियंत्रण करता है। यानी कि चेतना के अंदर जब जागृत है तो जिससे हमारी, पहला जो बताया गया चेतन मन स्थिति जिसमें हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां तथा क्रियाओं पर चेतन मन नियंत्रण रखता है, करता है। दूसरा है अर्धचेतन मन स्थिति। यानी कि आधे अर्धचेतन के अंदर हमारी मन की स्थिति क्या होती है? जिसके अंतर्गत मन की अनेक स्मृतियाँ, भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं और संवेदनाएं चेतन मन में प्रवेश करने को आकुल व्याकुल रहती है। तो पहली तो स्थिति है जैसे चेतन मन। तो चेतन के अंदर मन की स्थिति क्या रहती है कि हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियों क्रियाओं पर चेतन मन नियंत्रित करता है। यानी कि हमारा जो चेतना है वो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय क्रियाओं उसके ऊपर वो उसको कंट्रोल रखता है। तो दूसरा है अर्धचेतन। तो अर्धचेतन के अंदर मन की स्थिति क्या होती है? उसके अंतर्गत मन की अनेक स्मृतियाँ, जो हमारे मन के अंदर स्मृतियाँ हैं, हमारे भावनाएं हैं, भाव है, महत्वाकांक्षाएँ हैं, संवेदनाएं हैं, यानी फीलिंग्स है, चेतन मन में प्रवेश करने को आकुल व्याकुल रहती है। तीसरी है अचेतन के अंदर मन की स्थिति। यानी कि अचेतन के अंतर्गत हमारे मन की स्थिति क्या रहती है? इसके अनुसार मानव मन में अनेक गूढ़ विचार, भावनाएं, इच्छाएं तथा कुंठाएं सुप्त सी रहती है। अनायास घटने वाली घटनाओं के कारण ये एकाएक प्रकट हो सकती है। स्वप्न तथा असामान्य व्यवहार इनके जाग जाने का कारण होती है। यानी कि तीसरी है जो हमारे अचेतन
अचेतन मन स्थिति। इसके अनुसार मानव मन में अनेक गूढ़ विचार, भावनाएं, इच्छाएं तथा कुंठाएं सुप्त सी रहती है और अनायास अचानक कोई घटने वाली घटनाओं के कारण ये एकाएक प्रकट हो सकती है, जो हमारे अचेतन मन के अंतर्गत रहती है। अनायास घटने वाली घटनाओं के कारण से एकाएक प्रकट हो सकती है, जिनमें स्वप्न तथा असामान्य व्यवहार इनके जाग जाने का कारण होता है। मनोविज्ञान द्वारा विश्लेषित उक्त तीनों स्थितियों से कलाकार गुजरता है और उसकी सृजन प्रक्रिया और रचनात्मकता के दौरान उसे चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन से बहुत कुछ मिलता है, जिससे वह एक सृजनात्मक कृति का रूप देता है। अतः कह सकते हैं कि कला में मनोविज्ञान के ऐसे कई सिद्धांतों का प्रभाव होता है। अब है जैसे आगे है फ्रायड की अवधारणा। तो इसके बारे में फ्रायड क्या कहता है, इसकी क्या अवधारणा है फ्रायड के अनुसार, तो वो हम इससे आगे वाले उसमें टॉपिक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।